नेम इज ओपी चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। क्लियर? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। चलिए, तो देखो वर्क क्या होता है। सबसे पहले तो वर्क की बात करते हैं। हम लोग वर्क हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमने ये काम किया, वो काम किया, सारे काम किया, ठीक है। तो हम रोज कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये काम है, आप पढ़ रहे हो, ये भी काम है। तो हर एक चीज क्या होता है, एक वर्क होता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में हम वर्क जैसे वर्ड को यूज करते रहते हैं, वर्क, एनर्जी। इसी में हम आपको पावर भी बताएंगे, ठीक। इसी में हम आपको पावर का भी एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा नहीं है। वैसे चैप्टर का नाम सिर्फ वर्क एंड एनर्जी है, बट आपको पावर का भी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्क क्या होता है। जनरली वर्क मीन्स दैट एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मान लिया ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ था, हमने इसको ऐसा उठाया, फिजिकल एक्टिविटी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं, खड़े होके सोच रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, तो मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। तो किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ता है कि सामने वाली चीज क्या लिखी हुई है। आप किसी चीज को पढ़ते हो कि ये पर्टिकुलर एड्रेस है, तो आपका दिमाग तुरंत स्विच हो जाता है कि ये एड्रेस कहाँ का है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी मेंटल वर्क है, वो आपका क्या है, मेंटल वर्क है, ठीक है। तो फिजिकल या मेंटल कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हम उसको वर्क बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, in everyday life it is say that we are doing the work if we doing the following things। हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने काम किया, we are doing the work। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट देखिए, थिंकिंग, कुछ सोचना। जैसे मान लिया कोई भी चीज हम सोचते हैं बैठे बैठे, अभी हमने एग्जांपल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, सोचना मतलब काम किया। हर वो एक चीज आप ऐसे भी बोल सकते हैं, when या फिर ऐसा बोल सकते हैं, फॉर डूइंग द वर्क, फॉर डूइंग द वर्क एनर्जी इज नेसेसरी। क्लियर? भाई विदाउट एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते। सोचने में भी एनर्जी लगती है ना। सोचने में क्या जाता है, नहीं, ऐसा नहीं, सोचने में एनर्जी लगती है। भाई हम लोग सोचते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, किसी चीज को समझते हैं, तो क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि एनर्जी लगातार स्पेंड हो रही होती है, लगातार एनर्जी खर्च हो रही होती है हमारे अंदर से, है ना। अभी आप दिन भर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भूख लगती है ना, ज्यादा लगती है। कहने का मतलब लगती तो ऐसे भी है भूख, ठीक है, लेकिन इसका मतलब थिंकिंग में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रीडिंग अ बुक, क्या बोल सकते हैं आप, रीडिंग अ बुक और एनीथिंग, रीडिंग अ बुक, तो यहाँ भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपने वो भी एक काम किया, बुक को पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना, तो आपको क्या है, पढ़ाई करना, वो भी एक काम है, ठीक है। स्टैंडिंग एट अ प्लेस होल्डिंग अ वेट, हम यहाँ पे अगर खड़े हुए, कोई एक वेट, सपोज ये भारी वेट, हल्का वेट लेके एक जगह पे, तो ये वेट आपने उठा रखा है, बहुत वजन लग रहा है, एनर्जी लगातार खर्च हो रही है। और अगर एनर्जी खर्च हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने काम किया। फॉर डूइंग द वर्क एनर्जी इज नेसेसरी। क्लियर? फिर नेक्स्ट, सिंगिंग, गाना गाने में भी एनर्जी लगती है, यानी आपने वर्क किया। कुकिंग, वो भी आपने वर्क किया, ठीक, खाना बनाना भी एक काम है ना। किसी रॉक को, बड़े से चट्टान को ऐसे पुश करो, पुश तो कर तो नहीं पाओगे, लेकिन ट्राई करो, वो भी एक काम है, एक्सेट्रा। तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट this is not a scientific definition of work, this is only a logical definition of work। ये आपका साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, बात को समझिएगा। फिजिक्स ये चीज नहीं बोलता है, फिजिक्स ये नहीं बोलता है कि थिंकिंग, रीडिंग, स्टैंडिंग, सिंगिंग, कुकिंग, पुशिंग, है ना। फिजिक्स बोलता है थिंकिंग। अगर आपने कोई चीज सोचा तो आपने काम तो किया ऐसे लॉजिकली, लेकिन अगर साइंटिफिकली पूछा जाए तो सोचना आपने कोई वर्क डन नहीं किया, है ना। रीडिंग अ बुक, स्टैंडिंग एट अ प्लेस, होल्डिंग अ वेट, एक ही जगह पे खड़े हो आप, सिंगिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, पुशिंग अ रॉक, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं क्या, कि वर्क डन नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ऐसे तो वही काम तो हुआ है, सिंपल सी बात, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स,
ये डेफिनेशन नहीं है। तो हमने अगर हम बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स की, तो अगर ये सारी चीजें हमने परफॉर्म की, थिंकिंग, रीडिंग, स्टैंडिंग, सिंगिंग, कुकिंग, पुशिंग अ रॉक, किसी चट्टान को पुश करना, ये सब चीजें हमने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मान लिया आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और फिर यहाँ से आप ये ए, इस प्लेस का नाम है ए, यहाँ पे आप कार लेके खड़े हो और फिर आप अपना कार चलाते हुए चलाते चलाते फिर से वहीं पे आ गए, तब भी आपका वर्क डन 0 होगा, तब भी वर्क डन। फिजिक्स ये कहती है आपने इतना काम किया, रास्ते में ब्रेक वगैरह लगाया होगा और सारा काम करके फिर आप उसी पोजीशन पे आके अपना कार आपने रोक दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, वर्क डन कितना हो गया, 0। वर्क डन क्या हुआ, 0। लेकिन अगर आप ए से और किसी बी पॉइंट तक जाते तो हम बोलते कि यहां से यहां तक आप ऐसे आए हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। बी पॉइंट तक आने में, यहां से किसी पॉइंट तक, मान लिया यहां तक आए आप, उसी पॉइंट पर अगर नहीं गए, आप किसी दूसरे पॉइंट तक आए, तो बोलेंगे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हमने बोला, अभी आपसे बोला कि दिस इज नॉट अ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो फिर साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आप लोग वीडियो बैक करके नोट कर सकते हैं, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, प्रॉपर नोट बनाते रहेंगे बेटा, तो फिर आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या चीजें सीखनी है, किस चीज पर आप वीडियो चाहते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो फिर साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या, अगर ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है सर, तो फिर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या, तो हम बात करते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अभी तो ये लॉजिकल डेफिनेशन था, जो हमारा लॉजिक कहता है कि हमने सिंगिंग किया तो हमने काम किया, हमने खाना बनाया, कुकिंग किया तो हमने काम किया। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है ना, साइंटिफिक डेफिनेशन ये होता है आपका, फर्स्ट, व्हेन we displaces an object by applying some force on it। क्या बोला हमने, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लिखना है, फिजिक्स ये कहती है, ये फिजिक्स के है ना, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है बेटा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स वर्क डन का डेफिनेशन क्या बताता है, फिजिक्स बताता है कि व्हेन वी डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, then we can say that work is done, आई बात समझ में, सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, किसी भी चीज का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, डजंट मैटर, किसी भी टाइप का कोई ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज रखी हुई है। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया, F न्यूटन फोर्स लगाया हमने, सपोज इस ब्लॉक पे F न्यूटन फोर्स लगाया और इसको यहां से इस पॉइंट तक पहुंचा दिया, समझ रहे हो ना, इस ब्लॉक को वहां से यहां तक पहुंचा दिया। सपोज करते हैं कि हमने इसको यहां से यहां तक डी डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब यहां से डी मीटर, अब डी कोई भी हो सकता है, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, कितना भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने F फोर्स लगाया और इसको डी मीटर डिस्प्लेस कर दिया, है ना, तो अब हम बोलेंगे वर्क इज डन। क्या बोलेंगे, वर्क इज डन। यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसेस, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम चट्टान को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, तो क्या चट्टान यहां से वहां चला जाएगा, क्या रॉक नहीं जाएगा ना, रॉक तो वहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0। आई बात समझ में, है ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हेन वी डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स,
व्हेन वी डिस्प्लेसेस, देखो डेफिनेशन याद करने का तरीका, व्हेन वी डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्सेस, व्हेन वी डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्सेस, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। तो हम बोलेंगे हाँ अब हमने काम किया है ना। तो ये आपका वर्क डन का डेफिनेशन हुआ, किसके, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, या फिर बोल रहे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का, तो वर्क जब आप निकालोगे तो आपने जितना फोर्स लगाया ऑन द ब्लॉक, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी ये अगर आप जितना फोर्स आपने ब्लॉक पे लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बढ़िया समझ में आ रहा है। वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक हम वर्क नहीं मानेंगे। इसीलिए हमने बोला था बेटा कि मान लिया कार यहां पे है, आपकी कार, सपोज करते हैं कि आपकी कार यहां पर है, ठीक है, आपकी कार यहां पर है, ये तो पूरा बस हो गया, सपोज आपका बस यहाँ पर है, तो ये आपकी बस है, और बस आपने चलाना स्टार्ट किया, बस को चलाते 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 ऐसे घुमा के कहीं से लाके फिर से आपने यहीं पे खड़ा कर दिया। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोशन में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body, shortest path covered by the body is called displacement। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या, यहीं से चले थे तो शॉर्टेस्ट पाथ वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर हम यहां से ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और किसी बी पॉइंट तक आते हैं, लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं, देखो इधर गए थे, फिर थोड़ा यहाँ पे काम था, मुझे थोड़ा सा काम था, फिर हम इधर से आए, फिर किसी दूसरे पॉइंट पे यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके और फिर यहाँ पहुंचे, तो हम बोलेंगे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ अगर कवर्ड बाय द बॉडी बोले तो वो डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। लिख लो कहीं पे, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ याद रखना डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, सबसे छोटा पाथ, सबसे जल्दी बी तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ऐसे। इससे छोटा पाथ कोई हो ही नहीं सकता, इससे छोटा पाथ कोई हो ही नहीं सकता कि आप ए से बी तक पहुंच जाओ, चाहे कैसे भी जाओगे। थोड़ा सा भाई इधर जाओगे तो ये भी लॉन्ग पाथ हो गया, इससे ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यानी ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो है ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो समझ में आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर ये बस यहाँ से चल के और फिर से यहीं पर आ गई तो बस ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0। क्यों, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये आपका ए पॉइंट था जहां पर आके रुकी, वो भी यही पॉइंट है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0। लेकिन अगर यही बस यहां से चलती हुई यहां कहीं पे आके रुक जाती, तब वर्क डन 0 नहीं होता, तब वर्क डन 0 नहीं होता। हम बोलते कि यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में उतने कितना वर्क डन किया। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। ये क्या होता है बेटा, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। इतनी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को, पक्का। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा आज कि वर्क जो होता है, लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है। हम गाना गा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम एक जगह पे खड़े होके कोई वेट उठा रखे हैं, जैसे कुली को मान लो, जैसे कुली होता है तो कुली क्या करता है, कुली क्या करता है, वेट उठाता है अपने सर पे। अगर वो चल नहीं रहा है तो सिर्फ वेट उठा के और एक जगह पे खड़ा है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 वर्क। हाँ, उठाते टाइम उसने वर्क डन किया, उसकी बात में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आपसे पूछें सिंपल सा एक क्वेश्चन देके अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, हम मानते हैं कि यहाँ पे आपको एक 20 kg का मास दिया हुआ, ये 20 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस 20 kg के ऑब्जेक्ट को
आपने क्या किया कि कुछ फोर्स लगाया, सपोज 50 न्यूटन फोर्स लगा के आपने इसको 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया और यहां पहुंचा दिया, ठीक है, 2 मीटर डिस्प्लेस करके वहां पहुंचा दिया। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमने बता दिया, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने कितना लगाया इस ब्लॉक पे? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ब्लॉक में? 2 मीटर। यानी वर्क डन कितना आ गया? 100। अब वर्क डन की यूनिट, भाई इसके आगे लिखोगे क्या वर्क डन की यूनिट क्या होती है? तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे, पहले वर्क डन की यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क डन, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चलना बेटा, एक एक पॉइंट। तो यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क या वर्क डन सेम चीज होती है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, वर्क डन का फॉर्मूले से ही यूनिट निकलता है। किसी भी फॉर्मूले का किसी भी चीज का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो उसकी यूनिट आप निकाल सकते हो। चलिए जैसे इसका निकालते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, यानी न्यूटन मीटर। तो यूनिट क्या आ गई? यूनिट क्या आ गया आपका? न्यूटन मीटर। एन मतलब न्यूटन, एम मतलब मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को हम और जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है, जूल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। SI मतलब जो आपका स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने डिसाइड किया गया था उसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? वर्क का आपका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो मतलब आंसर कितना आया? फोर्स आपने लगाया था 50 न्यूटन, फोर्स लगाया था 50 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेसमेंट? अभी इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, ये मास का यहाँ पे अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मास का भी यूज आ सकता है। तो अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। तो फोर्स 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, मल्टीप्लाई किया 50 इंटू 2, 100 जूल। कितना आंसर आ गया? 100 जूल। या फिर और कभी कभी इसको सिर्फ जे लिख दिया जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता जूल, सिर्फ जे लिख दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर सिर्फ जे लिख दिया गया यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आ गया कितना? 100 जूल। क्लियर? तो वर्क डन की यूनिट समझ में आ रही है आपको? वर्क डन की यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, हटा दें। तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपका वर्क डन का। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सपोज अगर क्वेश्चन हमें ऐसा दिया हुआ है, सपोज करते हैं हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि यहां पर हमने 10 kg का ब्लॉक रखा है। कितना केजी का मास दिया हुआ? मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक आपको दिया हुआ है कितना? 10 kg, यानी है ना, m की वैल्यू हो गई 10 kg। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ द ब्लॉक m इज इक्वल टू 10 kg। फिर उन्होंने बोला कि यहां पर हमने फोर्स लगाया इस बार कितना? सपोज करते हैं फिर से लगाया वही अपना 50 न्यूटन का फोर्स, और इस बार इसको यहां से यहां तक पहुंचाया हमने 5 मीटर। कितना? 5 मीटर पहुंचाया, ठीक है। इस 10 kg के ब्लॉक को वहां से यहां तक 5 मीटर आगे लेके चले गए, ठीक है, यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब एक काम करो, देखो ये तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, क्या करोगे? फिर से वर्क डन निकालोगे और फॉर्मूला लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना? 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 5, ठीक है। तो 5 5 जा 25, यानी कितना आ जाएगा? 250 जूल। कितना आ जाएगा वर्क डन? 250 जूल। तो ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं कि ये हमें सपोज अगर फोर्स नहीं दिया हुआ है और उसने बोला है कि यहां पर हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन आया, ब्लॉक में एक्सीलरेशन आया कितना?
एक्सीलरेशन हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्लॉक में एक्सीलरेशन आया आपका 5 मीटर, या फिर ऐसा लिख लो कुछ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया। बात को समझो, क्वेश्चन समझो। एक मास रखा हुआ था, एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस पे रखा हुआ था, ये आपका सरफेस है। फिर हमने उसको क्या किया, किसी एक फोर्स लगा के, हमें पता नहीं कितना फोर्स, लेकिन एक फोर्स लगा के ऐसे धक्का दिया, उसको ऐसे धक्का दिया, आगे की तरफ धक्का दिया, ठीक है, एक ऐसे पुश किया, ठीक है। फिर उसमें एक्सीलरेशन आ गया, ब्लॉक जो था वो एक्सीलरेट करने लगा, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने उसको 5 मीटर तक पहुंचा दिया। तो बोला वर्क डन बताओ कितना होगा। आपने कितना वर्क डन किया, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो फोर्स तुम्हें पता ही नहीं है, तो फोर्स निकाल लो। तो फोर्स का फॉर्मूला नहीं जानते क्या? बिल्कुल जानते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी सेकंड चैप्टर में फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में तो फोर्स का नाम ही नहीं लिया था हम लोगों ने ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, एनएलएम में, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहले फोर्स निकाल लो। फोर्स कितना है बेटा, निकाल के बताएंगे ना। मास कितना है, 10 kg, तो मास रखा है 10 kg। एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6, कितना आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आई ना। सबसे पहले अब की बार हमने क्या किया, फोर्स डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, एक्सीलरेशन दिया हुआ था। तो एक्सीलरेशन कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना, 10 kg, एक्सीलरेशन कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को पुट किया तो फोर्स आ गया। यानी अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। फोर्स कितना, 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 300 है ना, 5 6 30 और एक 0, तो 300 जूल, 300 जूल, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया आपका, 300 जूल आ गया। तो आपको वो किसी भी टाइप से पूछ सकता है ना, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करें, चलिए थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। जैसे हम लोग मानते हैं कि अब की बार क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि ये एक्सीलरेशन सपोज नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ, और उन्होंने बोला कि आपने यहां पर एक अननोन फोर्स लगा के, उस फोर्स की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, और 10 kg को 5 मीटर डिस्प्लेस कराने में यहां से ब्लॉक को यहां तक ले जाने में जो वर्क डन किया वो सपोज आपने कुछ 100 जूल किया, 100 जूल वर्क डन किया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, फिर से बताएं। चलो, ब्लॉक दिया हुआ है, उसका मास 10 kg, ब्लॉक दिया हुआ है, उसका मास 10 kg, ये आपको गिवन है, ये डाटा आपको क्या है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में। ऐसा मानो कि ब्लॉक का मास 10 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और बोला कि आपने 10 kg को 5 मीटर डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क डन किया, 100 जूल वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया बेटा, 100 जूल वर्क डन किया। तो पूछा है कि बताओ उस फोर्स की वैल्यू क्या है जो आपने अप्लाई की, इस फोर्स की वैल्यू क्या है जो आपने अप्लाई की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला, क्या, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन कितना किया आपने, 100 जूल, तो यहाँ पे 100 लिख लो, इज इक्वल टू आपने फोर्स कितना लगाया, एफ नहीं पता, वही तो निकालना है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया ब्लॉक में, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो 5 लिख दो। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 इधर आएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 बाई 5, भाई यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, फोर्स। तो ये 5 से कैंसिल होगा, कितनी बार जाएगा, 5 से जब ये कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 और एक 0 बचा, मतलब 20, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया बेटा आपका, 20 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया, 20 न्यूटन। सिंपल सी बात है, देखो 5 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी फोर्स कितना, 20 न्यूटन। फोर्स कितना, 20 न्यूटन। यानी हमने ये निकाल लिया, हमने निकाला कि फोर्स कितना लगाना है हमें, 20 न्यूटन हमने फोर्स लगाया होगा, इसीलिए 100 जूल वर्क डन करना पड़ा 10 kg को 5 मीटर डिस्प्लेस कराने। बात समझ में आ रही ना। तो किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन को इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतनी ही बातें करते हैं वर्क डन में, इतनी ही बातें करते हैं वर्क डन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे,
थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमसे कहीं इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया तो, कि ये सरफेस है, ये सपोज एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस बेटा? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब क्या? फ्रिक्शनलेस, जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है उसको हम स्मूथ सरफेस बोलते हैं। तो ये आपका फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ सरफेस है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज करते हैं 20 kg का, 20 kg का, ठीक है। और इस ब्लॉक को हमने यहां से यहां पहुंचा दिया, यहां से यहां पहुंचा दिया, ये हुआ 20 kg का ब्लॉक, यहां आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? 20 kg को हमने यहां से यहां पहुंचाने में, ये जो हमने यहां तक पहुंचाया, ये डिस्टेंस था हमारा 10 मीटर। डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। और हमने अब की बार फोर्स ना ऐसे लगाया ना ऐसे, किसी एंगल पे फोर्स लगाया। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से हमने फोर्स अब की बार ऐसा लगाया है। फोर्स कितना लगाया है? 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया है? फोर्स कितना लगाया? 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। और ये जो एंगल था ये आपका 60 डिग्री। एंगल कितना? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? 20 kg का मास है और हमने इस पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। ऐसे रखा था, ऐसे कोई चीज रखिए, सीधा नहीं खींच रहे हैं हम, अब की बार ऐसे खींच रहे, ऐसे भाई, ऐसे खींचते हुए ले आओ, फोर्स ऐसे खींच रहे, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? तो अब आपको बताना है कि इसमें आपने वर्क डन कितना किया। क्या बताना है? कि आपने वर्क डन कितना किया। बात समझ में आ रही ना? आ रही ना? ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करेंगे कि कितने टाइप का वर्क डन हो सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है।